यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे के पार्ट के बारे में। अपनी बात हो गई थी चार्ज पे, चार्ज के बारे में, चार्ज की डेफिनेशन के बारे में, चार्ज की डायमेंशंस, चार्ज की यूनिट तथा चार्ज की जो अदर यूनिट होती है उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो चार्ज की जो सबसे बड़ा मात्रक होता है या सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। क्या होता है, फेराडे होता है। तथा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है स्टेट कूलम्ब। तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे, तथा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। इसके बाद में अपन ने जो बात की थी स्टेट कूलम्ब, फ्रैंकलिन, ईएसयू और ईएमयू, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा मात्रक होता है, तथा सबसे छोटा कौन सा मात्रक होता है, वो किस प्रकार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं, इनका जो क्रम होता है वो 1 फेरड इज लेस देन 1 ईएमयू इज लेस देन 1 कूलम्ब इज लेस देन 1 ईएसयू। ये इनमें क्रम होता है या इनका क्रम होता है। तथा 1 ईएमयू किससे इक्वल, मतलब किससे बड़ा होता है, वो होता है 1 ईएसयू से, ईएसयू से बड़ा होता है 1 ईएमयू। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं आवेश के गुणों के बारे में कि आवेश के गुण कौन कौन से हैं, आवेश के गुण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक आप सबने लिख लिया होगा। हाँ, तो बच्चों आवेश क्या होता है, एक क्वांटिकल राशि है, अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यहाँ n इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3, ये इनफाइनाइट होगा। E इक्वल टू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। अर्थात यहाँ पे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के क्वांटा की, चार्ज के क्वांटा की। तो आवेश का क्वांटा कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। हाँ, तो बच्चों अपन ने बात कर रहे हैं अपन क्वांटा। आखिर क्वांटा होता क्या है, क्वांटा वह होता है जो जैसे आवेश का वह छोटे से छोटा मान जो प्रकृति में क्या रहे, स्वतंत्र रहे, प्रकृति में क्या रहे, स्वतंत्र रहे, तो वह क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। जैसे जिस प्रकार आवेश का क्वांटा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक गेलमान, जिन्होंने बताया कि प्रकृति में कुछ कण ऐसे भी पाए जाते हैं जिन पर आवेश का क्वांटा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ना होके भिन्नात्मक रूप में पाया जाता है। जैसे 2/3, 1/3 ऐसे भिन्न के रूप में पाया जाता है। उन कणों को क्या बोलते हैं, उन कणों को क्वार्क कण बोलते हैं। क्वार्क कण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं या किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके लिए चार्ज का मान कितना होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वार्क कण। क्वार्क कण कौन कौन से होते हैं, क्वार्क कण सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अप एंड डाउन, 4 में स्ट्रेंथ्स, टॉप एंड बॉटम, ये 6 प्रकार के क्वार्क कण पाए जाते हैं प्रकृति में, जिनके लिए चार्ज का मान, इन ऊपर वालों के लिए चार्ज का मान कितना होता है, प्लस का 2/3 E, और इन नीचे वालों के लिए चार्ज का मान कितना होता है,
माइनस में E/3। जो कण प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उनके लिए उनको क्वार्क कण बोला जाता है, और क्वार्क कणों के लिए चार्ज का मान ये होता है। अब क्वार्क कण क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किनसे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? P+, यानी प्लस का चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो प्रोटॉन है वो किन से मिलकर बना होगा? वो होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से। ठीक है, कैसे? अब इन दोनों से, इन क्वार्क कणों से अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि इस प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है? प्लस है, तो प्लस चार्ज इससे निकल के आता है। कैसे? जैसे 2 अप क्वार्क है तो 2 ऐसे कैसे? अप के लिए जो चार्ज का मान होगा, जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा? प्लस में 2/3 E, ये 1 ऐसा का ऐसा। डाउन के लिए जो चार्ज का मान है वो कितना होगा? -E/3। अपने पास यहाँ इसको सोल्ड आउट करते हैं तो ये निकल के आता है, और यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो प्लस का E निकल के आई। इससे परिभाषित किया जाता है कि जो चार्ज प्रोटॉन पे है वो कितना है? प्लस का E। न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है 0। तो इसी प्रकार न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। तो इसी प्रकार तुम वैल्यू निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई प्लस 2/3 E प्लस 2 मल्टीप्लाई -E/3। यहाँ पे 2/3 प्लस का E माइनस 2E/3, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसी प्रकार आप फाइंड कर सकते हो न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं चार्ज के अन्य गुणों के बारे में। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया। इसके बाद में अगर अपन आगे वाले गुण के बारे में बात करते हैं तो आगे वाला जो गुण है चार्ज का वो होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी विलगित निकाय के लिए दिए गए आवेश का मान क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, तो इसके बाद में आगे वाला जो गुण है वो आप लिख सकते हो। आवेश क्या है? एक संरक्षित राशि है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो आवेश, चार्ज जो है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। आवेश एक संरक्षित राशि है। अर्थात किसी विलगित निकाय के लिए कुल आवेश का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं किसी भी वस्तु को अगर अपन धनावेश देते हैं तो उसके पास में रखी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न होता है, अर्थात कुल आवेश का मान क्या रहता है? नियत रहता है। यही बात जैसे बात करते हैं अपन कांच की छड़ की। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर
क्या उत्पन्न होता है, धनावेश, और रेशम के कपड़े पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, ऋणावेश। इस प्रकार अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो ऊन या खाल होती है, बिल्ली की खाल, ऊन या बिल्ली की खाल, उसको जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो ऊन या खाल पे उपस्थित धनावेश के समान ही या समान मात्रा में उस एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। सेम मात्रा में उत्पन्न होगा, दोनों की मात्रा क्या रहेगी, समान, अर्थात कुल आवेश का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन तीसरी, शुष्क बाल की। शुष्क बाल, अरे आपने शुष्क बाल सूखे बाल देखे होंगे। जब कंघे को शुष्क बालों के पास या सूखे बाल के पास, बालों के पास ले जाया जाता है तो सूखे बाल उस कंघे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। शुष्क बालों को किस पे रगड़ा जाता है, कंघे पे, कंघे के साथ रगड़ा जाता है, ठीक है। तो शुष्क बालों पे कौन सा चार्ज उपस्थित होता है, धनावेश होता है, और कंघे पे कौन सा होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसका जो धनावेश के लिए क्या, धनावेश के लिए जो द्रव्यमान का अंतर होता है या द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती है, उसका मान क्या होता है, हमेशा द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। और ऋणावेश के लिए जो द्रव्यमान में कमी या वृद्धि है उसका मान हमेशा ज्यादा होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कार्यफलन की। तो कार्यफलन के लिए या कार्यफलन का जो मान है वो धनावेश के लिए क्या होता है, कम होता है, जबकि ऋणावेश के लिए कार्यफलन का मान कितना होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये ओमेगा नोट है, ये भी ओमेगा नोट है, इसको डब्लू नोट मत पढ़ना बच्चों, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में आगे बात करें तो बच्चों अपन ने अभी देखा कि द्रव्यमान में कमी या वृद्धि वो किस प्रकार होती है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा है। और अब उसके बारे में जो फॉर्मूला है द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का, वो फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। वो क्या है, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का मान, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का मान किस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि डेल्टा एम क्या होता है, वो होता है एन मल्टीप्लाई एम ई। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि है। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, या स्थानांतरित कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ एन क्या है, हटाई गई या जोड़े गए इलेक्ट्रॉन। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप सबको पता होगा, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। ये अभी आपन ने डिराइव किया है। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। अपन ने स्मॉल लिया था तो स्मॉल ले लेते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल लेना पड़ेगा। वहां पे अपन ने बात की थी प्लस माइनस आ रहा था, यहाँ पे अपन इस चार्ज का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड दे दे, n इक्वल टू हो जाएगा Q/E, और ये वैल्यू अपन किस में पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा m इक्वल टू Q/E। इस फॉर्मूले से अपन द्रव्यमान में कमी या वृद्धि फाइंड कर सकते हैं।
ये एग्ज़ाम्स के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो नीट आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इस फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप सब इसका ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं अपन बच्चों, हाँ तो बच्चों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर दो सेम चार्ज रहे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, यदि अपने पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अर्थात अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये बात लिख सकते हो आप सब कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, दो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यहाँ से कई बार गुणों के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि दो चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों आपने बात की यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं दो वस्तुओं की। एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। इस पे चार्ज मान लो प्लस के 1000 कूलम है और इस पे मान लो प्लस के 5 कूलम चार्ज है, दोनों पे प्लस प्लस है। अब ये बताओ मुझे कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, इस ए वस्तु पे चार्ज इस बी वस्तु की तुलना में क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। और आप सबको पता है कि जिसका डंका बजता है या गांव में या शहर में जहाँ पे भी है, जिसका ज्यादा प्रकोप होता है या जिसका ज्यादा प्रचार वरचार होता है, लोग उसी की साइड क्या हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे इस ए वस्तु पे बी वस्तु की तुलना पे क्या है, चार्ज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या है, ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी ए वस्तु पे बी वस्तु की तुलना में चार्ज क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए इस विधि द्वारा भी अपन एक दो वस्तुओं को क्या करा सकते हैं, अट्रैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी एक वस्तु पर चार्ज दूसरी वस्तु की तुलना में क्या कर दे, बहुत बहुत ज्यादा कर दे, तो उन दोनों की वस्तुओं के मध्य कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण बल उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन कि ये सब कुछ कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है। ये अपन ने पढ़ा है विद्युत प्रेरण के द्वारा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे विद्युत प्रेरण वाला, आगे आएगा अपन ने विद्युत प्रेरण के द्वारा ये क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बीच में या मध्य आकर्षण बल उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ तो बच्चों इसके बाद में अपन बात करते हैं चार्ज के अन्य गुणों के बारे में। ठीक है, तो चार्ज का एक गुण और है, वो होता है चार्ज एक निरपेक्ष राशि है। ठीक है, चार्ज क्या है, एक निरपेक्ष राशि है, अर्थात जो चार्ज का मान होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, या आवेश एक निरपेक्ष
राशि है, अर्थात आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। चार्ज क्या है? एक निरपेक्ष राशि है और चार्ज का जो मान है, आवेश का जो मान है, वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यह निर्भर किस पर करता है? लेकिन जो विशिष्ट आवेश का मान है वो किस पर निर्भर करता है? आवेश पर निर्भर, सॉरी, वेग पर निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट आवेश का मान, अब विशिष्ट आवेश क्या होता है? वो होता है Q/m। विशिष्ट आवेश का मान किस पर निर्भर करता है? वेग पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं अपन चार्ज के अन्य गुणों के बारे में कि चार्ज जो आवेश है वो हमेशा द्रव्यमान से क्या होता है? संबंध होता है। यानी जहाँ चार्ज होगा वहाँ द्रव्यमान होगा, लेकिन जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, आगे वाला गुण है आवेश आवेश किस पर निर्भर करता है? आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान होगा, लेकिन जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनके लिए द्रव्यमान तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से है वो? फोटोन, न्यूट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो। इनके लिए आवेश का मान नहीं होता लेकिन इनका द्रव्यमान होता है। अर्थात ये आवेशहीन कण होते हैं और इनके लिए द्रव्यमान होता है, इनके लिए चार्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इनके लिए ये आवेशहीन कण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कौन से कण होते हैं? आवेश। बच्चों, आवेश का जो एक और गुण है वो है योज्यता का नियम। क्या है? योज्यता का नियम। और ये क्या है? इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी दिए गए निकाय के लिए, कोई भी निकाय दिया गया है, कोई भी सिस्टम दिया गया है, उसमें जो टोटल आवेश है उसका मान क्या होता है? उस निकाय में या उस सिस्टम में उपस्थित जितने भी आवेश है ना, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो Q नेट का मान होगा वो उस सिस्टम में उपस्थित जितने भी आवेश है उनके बीजगणितीय योग के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी दिए गए निकाय के लिए या किसी दिए गए निकाय के लिए कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये हुए अपने आवेश के गुण। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक पूरे नोट्स अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारे को आगे आने वाले जितने भी वीडियो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है बच्चों, और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज के लिए